much for coming today. बेसिकली हमने आप सबको तकलीफ़ आज इसलिए दी कि बहुत सारे सवालात प्रेस में उठ रहे थे, बच्चों के सवालात हमें आ रहे थे, कॉलेजेस के आ रहे थे। तो वी बीन ट्राइंग कि हम लोग अपने सोशल मीडिया, अपनी वेबसाइट वगैरह पे जवाबात क्विकली देते जाएं, मगर अब कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, तो वी थॉट कि एक दफ़ा आप सबको बुला के चीज़ें एक बार क्लियर कर दें। कुछ जो बेसिक फंडामेंटल इश्यूज इस वक्त हैं, बर्निंग इश्यूज हैं। सबसे पहले एमडी कैट, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है मेडिकल कॉलेजेस के लिए पूरे पाकिस्तान का। कानून के तहत एमडी कैट पीएमसी को कराना है। द फर्स्ट थिंग वी डिड, आते ही हमने एमडी कैट की डेट फिक्स की, एमडी कैट का स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया। 15 नवंबर को एमडी कैट अब फाइनल है, एप्लीकेशंस आ रही हैं। आई बिलीव आज तक कोई 75-80 हज़ार से ऊपर स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं। उसकी जो एप्लीकेशन डेट थी वो 2 नवंबर थी क्लोजिंग की। वो कराची हाई कोर्ट ने हमें एक कल ऑर्डर दिया है एट द रिक्वेस्ट ऑफ सम स्टूडेंट्स कि वो डेट एक्सटेंड कर दीजिए 3-4 दिन आगे, तो वो 6 नवंबर की एज़ पर कोर्ट ऑर्डर्स हमने एक्सटेंड कर दिए। एमडी कैट के ऊपर बेतहाशा जो सवालात आए हैं वो ये है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो मैं 2 मिनट लगा के आप सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एमडी कैट का पहले प्रॉब्लम ये रहा है, जो पिछले ज़माने में एमडी कैट हो रहे थे, आप सबको याद होगा हर प्रोविंस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी अपना एमडी कैट लेती थी। तो सिंध में एक अलग एमडी कैट होता था, पंजाब में अलग होता था, केपी में अलग होता था, बलूचिस्तान में अलग होता था, फेडरल का अलग होता था, नम्स का अलग होता था, आर्मी कॉलेजेस वगैरह के लिए। कांस्टेंट एक जो कंप्लेंट आती रही है पीछे, वो मेजॉरिटी आती थी सिंध से, केपी गवर्नमेंट से आती थी और बलूचिस्तान गवर्नमेंट से आती थी कि जी जो एमडी कैट पंजाब में लिया गया है वो बहुत आसान है, हमारे एमडी कैट मुश्किल हैं, हमारे बच्चों के नंबर कम आए हैं, इट्स नॉट यूनिफॉर्म, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का मेरिट कम हो रहा है और हमारे बच्चे एडवर्सली इम्पैक्ट हो रहे हैं। वो एक ख़त है पिछले साल का जो मैंने आज आप लोगों को इनसे कहा है कॉपी भी दे दें। ये बिल्कुल ये पोजीशन हर साल ली गई। कानून में, पुराने कानून में भी लिखा था कि डोमिसाइल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी प्राइवेट कॉलेजेस में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है, कानून भी ये कहता है। मगर हर साल रिक्वेस्ट आती थी सिंध से, बलूचिस्तान से, केपी से, जिसके ऊपर पीएमडीसी एक ख़त इशू कर देता था, और मैं एक लाइन उसकी पढ़ देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। The relaxation has been granted on the basis of non-uniform results of different entry tests of provinces. इसकी बेसिस के ऊपर डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती थी बच्चों के ऊपर कि वो प्राइवेट कॉलेजेस अपने सिर्फ प्रोविंसेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बच्चा कराची में रहते हुए लाहौर के या पेशावर के किसी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकता था। नए कानून में इस इशू को डील किया गया पीएमसी एक्ट के तहत कि एमडी कैट पूरे पाकिस्तान में एक ही होगा, ताकि हर बच्चा एग्जैक्टली वही पेपर दे, यूनिफॉर्म बेसिस होगी, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होगा, मेरिट यूनिफॉर्म बनेगा। ये एक्चुअली जो प्रोटेक्ट किया गया, ये इन रिस्पांस जो सिंध की एक कंप्लेंट थी, बलूचिस्तान की कंप्लेंट थी और केपी की कंप्लेंट थी। फैक्ट ये है जो नज़र आता रहा है हमें कि यूएचएस जो इम्तहान लेता था एमडी कैट का पंजाब में, वो आसान था, वहाँ पे बच्चे 90% नंबर ले रहे थे। सिंध और केपी और बलूचिस्तान के इम्तहान मुश्किल थे और वहाँ पे बच्चे 70-75% नंबर ले रहे थे। दैट वाज अनफेयर, बच्चों के लिए अनफेयर था। तो इस दफ़ा हमने एमडी कैट को सेंट्रलाइज जब किया, अब उसका एक और हमारे लिए कंसर्न थी कि किसी बच्चे को हम ये नहीं चाहते थे इतने शॉर्ट टाइम में कि वो और कोई उसको नया सिलेबस पढ़ना चाहिए। एमडी कैट जो बनता है वो एंट्री टेस्ट है, उसकी बेसिस क्या है? एफएससी में जो आपने अपना करिकुलम पढ़ा हुआ है एक एग्जामिनेशन बोर्ड का, आपके अपने बोर्ड का, उसी के अंदर से सवाल आना चाहिए। उसके लिए हमने एक सिंपल कमेटी बना दी। उस कमेटी के अंदर हमने चारों प्रोविंसेस को भी इनवाइट किया, नम्स को भी हमने इनवाइट किया, सबको बुला लिया। आईबीसी है जो इक्विवेलेंस बोर्ड है, उसको भी बुला लिया और हमने उन सबसे रिक्वेस्ट की हमारी टीम के साथ बैठ जाइए, सारे बोर्ड्स, एफएससी बोर्ड्स के आप करिकुलम उठा लीजिए, इसमें से जो कॉमन टॉपिक्स हैं। और यहाँ पे एक कन्फ्यूजन कॉन्स्टेंटली, मैं एक बार पढ़ रहा था, 2 उसके अंदर एडिटोरियल्स भी इसमें छपे हुए हैं, ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, सिलेबस और टॉपिक में फ़र्क है। सिलेबस बोर्ड का होता है,
मेरा कोई सिलेबस नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ एफएससी के जितने सिलेबसेस हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको उठा के उनमें जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको जमा करके हमने कहा है कि एमडी कैट में जो सवाल आएंगे वो इन कॉमन टॉपिक्स में से आएंगे, इनके बाहर से नहीं आएंगे। जिसकी बड़ी क्लियर पोजीशन ये है, गारंटी ये है कि हर बच्चा जो सवाल उसके सामने आएगा वो उसी के जो उसने एफएससी का सिलेबस पढ़ा है उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ये कैटेगोरिकल पोजीशन है और ये हम बता चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। सो किसी बच्चे को पाकिस्तान में डरने की जरूरत नहीं। जो इसने एफएससी पढ़ी हुई है, जिस बोर्ड से भी पढ़ी हुई है, उसके बाहर सवाल नहीं जाएगा। उसके लिए भी हमने एक एग्जामिनेशन रिव्यू कमेटी बना दी है। वो लाइव बैठी होगी एमडी कैट के इम्तिहान के दिन 15 तारीख को। पेपर ख़त्म होते ही किसी पाकिस्तान में किसी बच्चे की ऑब्जेक्शन आ गई कि जी ये सवाल मेरे करिकुलम से बाहर है, द कमेटी विल चेक इट। उसी वक्त अगर वो गलती से हुआ भी बाहर, वो सवाल डिलीट कर दिया जाएगा। उसके ऊपर किसी बच्चे को ना नेगेटिव मार्किंग होगी ना पॉजिटिव मार्किंग होगी। तो यहाँ तक हम लोग चले गए हैं इसके ऊपर। ये है स्ट्रक्चर। अब दूसरा जो इस पर इशू उठा कि जी आपने नम्स को कह दिया करने को, नम्स को नहीं कहा है, पीएमसी एमडी कैट ले रहा है। पीएमसी ने एमडी कैट लेने के लिए 3 मुख्तलिफ रिसोर्सेज हमें चाहिए थी। एक कि कोई हमारे पास एंटिटी हो जो क्वेश्चन बैंक्स जो हैं उनको जमा करके पेपर प्रिंट कर सके और उसकी OCR बेस्ड कंप्यूटराइज्ड चेकिंग कर सके। नम्स के पास वो फैसिलिटी थी। नम्स के पास सबसे बड़ा क्वेश्चन बैंक है कॉमन सिलेबसेस का, क्योंकि वो हमेशा कॉमन सिलेबस पे चलते हैं। तो उस क्वेश्चन बैंक को बेस लेके हमने उसको कम कर दिया है बेस्ड ऑन जो हमने कॉमन टॉपिक्स बनाए। उनका नम्स का देयर कॉन्ट्रैक्टेड टू पीएमसी सिर्फ एक काम करने के लिए, वो आप पेपर प्रिंट करेंगे, कंप्यूटर से निकलता है डेटा बैंक से, इसमें कोई इंसान बैठ के नहीं सिलेक्ट करते ये सवाल वो सवाल, प्रिंट करेंगे, सील करेंगे, हमारे हवाले कर देंगे। जब पेपर हो जाएगा हम सील करके वापस नम्स को देंगे, वो अपनी OCR मशीन्स के ऊपर चेक करके हमें स्कोर रिजल्ट्स पकड़ा देंगे। दैट इज़ ऑल। ये नम्स का काम। दूसरा हमें लॉजिस्टिक्स चाहिए थी, एग्जामिनेशन सेंटर्स चाहिए थे। वी हैव डिसाइडेड कि इस साल हमने एग्जामिनेशन सेंटर्स बढ़ा दिए। 200 से ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। यहाँ तक कि पहली बार गिलगित पे भी हमने सेंटर बना दिया। उसके लिए हमने NTS को सिलेक्ट किया बिकॉज NTS के पास इस वक्त पाकिस्तान में लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेडीमेड्स आपके सेंटर्स मौजूद थे और उनके पास रिसोर्सेज थी। सो वो हमें सिर्फ लॉजिस्टिक्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स, और वो भी हम चाहते थे कि तंबुओं के नीचे ना सेंटर हों, प्रॉपर सीटेड सेंटर्स हों जहाँ बच्चा आराम से आके बैठ के डेस्क पे बैठ के कुर्सी पे बैठ के इम्तिहान दे सके। तो वो हमें सेंटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स उसकी, और वहाँ पे जो लोग उसको इम्तिहान को इन्विजिलेट करते हैं, ये उनकी फैसिलिटी है। तीसरी जो सबसे क्रिटिकल फैसिलिटी थी, एग्जामिनेशन पेपर नम्स प्रिंट करेगा। ये मैं उतार रहा हूँ, आप लोग बुरा ना मनाइए, मैं इतनी दूर हूँ कि किसी को अफेक्ट नहीं होने वाला। बेसिक आपका जो पेपर जब प्रिंट हो जाता है और सील होता है, एग्जामिनेशन सेंटर जाना है, ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। लीकेज यहाँ पे होती है पेपर की, वो हम खुद कर रहे हैं। वी हैव एक्वायर्ड सिक्योरिटी सर्विसेज। हमारी अपनी सिक्योर्ड वैन्स निकलेंगी यहाँ से एक ही वक्त में, हर सेंटर में हम खुद पहुँचाएंगे, हमारे अपनी टीम्स होंगी, हमारे सामने अनसील होंगे पेपर्स, हैंड आउट होंगे बच्चों को, और जब पेपर दे देंगे कलेक्ट करके सील करके हम खुद वापस ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो ये पीएमसी ने अपने कंट्रोल में रखी है सारी चीज़। ये है जी एमडी कैट का स्ट्रक्चर। 15 को इंशाल्लाह इम्तिहान है। इम्तिहान होते ही द रिजल्ट्स विल बी क्वान्टिफाइड। आई थिंक मे बी इस हफ्ते 8 दिन लगते हैं उसमें ये सारे रिजल्ट्स करने में। वी आर एक्सपेक्टिंग कोई 1.5 लाख बच्चा होगा जो ये अटेम्प्ट करेगा। वो रिजल्ट्स विल बी अनाउंस पब्लिकली। जैसे ही रिजल्ट्स अब अनाउंस हो जाएंगे, अब अगला सवाल लोगों का उठा था कि एडमिशन्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। कानून जो है वो बड़ा कैटेगोरिकल है कि एडमिशन्स 2 तरह की हैं, पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस। पब्लिक कॉलेजेस के जो मालिक हैं वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या फेडरल गवर्नमेंट। कानून ये कहता है पब्लिक कॉलेजेस की एडमिशन्स उसका मालिक करेगा, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट करेगी। हम एमडी कैट का रिजल्ट उनको पकड़ा देंगे। हर प्रोविंस, सो लेट्स से पंजाब है, पंजाब के जितने पब्लिक कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनकी एडमिशन्स हैंडल करेगी, उनका क्राइटेरिया वो सेट करेंगे। कानून सिर्फ ये कहता है कि जब आप क्राइटेरिया बनाएंगे, एमडी कैट को आप 50% वेटेज देंगे मेरिट के लिए, वो उनको देनी है। उसके बाद जो मर्जी वो बकिया 50% के लिए क्राइटेरिया बनाएं। वो अपना एक और एंट्री टेस्ट लेना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह ले सकते हैं, किसी ने उनको रोका नहीं है। वो
उसमें कहें कि एफएससी को मैं 30% वेटेज दूंगा, ज़रूर दीजिए, मैट्रिक को 20% दूंगा, ज़रूर दीजिए। ये उनकी स्वाब्दी थे, इस पर हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, ये उनकी एब्सोल्यूट डोमेन है। प्राइवेट कॉलेजेस, अब इशू आ जाता है प्राइवेट कॉलेजेस का। पब्लिक कॉलेजेस का हमने सारे प्रोविंसेस को लिख दिया है, फेडरल गवर्नमेंट को लिख दिया है कि आप लोग अपनी प्लीज एडमिशंस 31 दिसंबर तक कंप्लीट कर लें, बिकॉज अब ये 162 कॉलेजेस की नहीं है, ये तकरीबन सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, अगर प्रोविंशली आप देखिए, पब्लिक कॉलेजेस अबाउट 60 ऑड, सो पर प्रोविंस देयर वेरी स्मॉल नंबर्स एंड दे कैन मैनेज दैट। प्राइवेट कॉलेजेस का हमारे लिए इशू ये है कि कानून ये कहता है कि प्राइवेट कॉलेजेस विल नाउ बी अलाउड टू डू देयर ओन एडमिशंस, क्राइटेरिया, मगर कंडीशन है, क्राइटेरिया 1 साल पहले उनको हर बच्चे को बताना, ताकि हर बच्चा जो जाना चाहता है मेडिकल कॉलेज उसको 8, 10, 12 महीने पहले पता हो कि हर कॉलेज का क्राइटेरिया क्या है, ताकि वो उसके लिए वर्क करे, अटेम्प्ट करे, अपने आप को स्ट्रक्चर करे। इस वक्त टाइम नहीं था, हमने सारे प्राइवेट कॉलेजेस को बिठाया, हमने कहा जी इस वक्त हमारे पास डिफाइंड क्राइटेरिया सिर्फ 2 हैं, एक आगा खान यूनिवर्सिटी जिसका हर साल आता है क्राइटेरिया, और बाय द वे आगा खान यूनिवर्सिटी हर साल वैसे भी एडमिशन्स अपनी क्राइटेरिया से करती थी, ये कोई नई बात नहीं, ये हमेशा से रही है। दूसरा नम्स की जो यूनिवर्सिटी के तहत कॉलेजेस आते हैं, उसमें आपको पता है आर्मी के कॉलेजेस हैं, कैडेट्स हैं, स्पेसिफिक इशूज़ हैं, उनको हमेशा एक्सेप्शन दी गई थी और उनका भी क्राइटेरिया हमेशा से अनाउंस्ड है। सो ये सारे बच्चों को ऑलरेडी पता था कि आगा खान और नम्स के क्या क्राइटेरियाज हैं, सो दे फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ के क्राइटेरिया इन एडवांस पता है बच्चों को। इसके अलावा जो बकिया प्राइवेट कॉलेजेस रह गए, उनका प्रॉब्लम ये था, टाइम नहीं था, वो दे ही नहीं सकते थे क्राइटेरिया। सो हमने कहा ठीक है जी, टू मेक श्योर इट्स ट्रांसपेरेंट, मेक श्योर कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, बकिया जितने प्राइवेट कॉलेजेस रह गए हैं उनकी एडमिशन, और ये सेंट्रल इंडक्शन सिस्टम नहीं है जो पुराना होता था, ये भी मैं क्लियर किया जा रहा हूँ, ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, एडमिशन सिस्टम कर रहे हैं। सारे कॉलेजेस के लिए जो बच्चा अप्लाई करना चाहता है इन बकिया प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, वो एक सेंट्रल पोर्टल जो पीएमसी ऑन करेगी उसके ऊपर आके अप्लाई करेंगे। लोगों को एक डर था कि जी एप्लीकेशन फ़ी वो पता नहीं क्या बहुत बड़ी हर कॉलेज रख लेगा, प्रोस्पेक्टस की, कॉलेज जो एडमिशन फ़ी है फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस वो व्हेन अप्लाइंग अभी कंफर्म हो जाएगी, काउंसिल की हमारी मीटिंग 10 को है, बट मैं आपको अभी से बता दूं वो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं जा रही है, वो उसी के अंदर अंदर बिल्कुल मिनिमल फ़ी रख रहे हैं। अब बच्चे आके अपनी सिलेक्शन करेंगे, उनकी मर्ज़ी है, 85 प्राइवेट कॉलेजेस हैं उस पोर्टल के ऊपर, वो बता दें मुझे वो 4 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 15 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 28 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी। बीडीएस में करना चाहते हैं, एमबीबीएस में करना चाहते हैं, टोटली हर बच्चे की चॉइस है, वो सिलेक्ट करेगा, अपने क्रेडेंशियल्स देगा, एमडी कैट का रिजल्ट ऑटोमेटिकली उसमें इनपुट होगा, वेटेज 50% एफएससी और ए लेवल्स, 50% एमडी कैट, वेटेज बनेगी, मेरिट बन गया। 1 जनवरी को पूरे पाकिस्तान के जो ये 85 प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी ऑटोमेटिकली मेरिट लिस्ट कंप्यूटर जनरेट कर देगा। सो जिस बच्चे ने जिस कॉलेज में सिलेक्ट किया है, जिस मेरिट पे वो आता है, वो अगर उस कॉलेज की 100 सीटें उसमें आ जाए, अब उस बच्चे की मर्जी है, अगर वो हो सकता है कि वो बच्चा 8 कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट पे आ गया, अभी भी उसकी हम चॉइस दे रहे हैं, आप खुद सिलेक्ट कर लीजिए आपने किस कॉलेज में जाना है। ये नहीं कि मैंने प्रेफरेंस 1, 2, 3 दिया था, आप 8 की मेरिट में आ गए, आप सिलेक्ट करिए, ये बच्चे की चॉइस है। कानून ने कहा है कि इंश्योर करो कि बच्चे को चॉइस दो, वो चॉइस करेगा अपनी। अब जब चॉइस कर ली, देन दैट चॉइस गोज आउट। वहाँ से अगर वो एक बच्चा 8 मेरिट लिस्ट में है, एक सिलेक्ट कर लिया, 7 मेरिट लिस्ट में खुल गया वो सीट, नीचे से वेटिंग लिस्ट में नेक्स्ट मेरिट का बच्चा ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। ये पहली दफ़ा एक एग्जामिनेशन एडमिशन सिस्टम हमने बना दिया है जिसमें एक्चुअली किसी इंसान की उंगली नहीं अंदर आ रही, ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड है। इसमें कोई बैठ के खुद नहीं सिलेक्ट कर सकता कि इस बच्चे को ऊपर कर दो, इस कॉलेज में भेज दो, उस कॉलेज में, जो पुराने प्रॉब्लम्स आते थे। सो दिस इज़ प्योरली एक्चुअली एन ऑटोमेटेड सिस्टम। बच्चा जब सिलेक्शन करेगा उसके सामने कॉलेज की डिटेल्स होंगी, उसको पता होगा इस कॉलेज की फ़ीस क्या है, ये कॉलेज है कहाँ, ये कॉलेज क्या ऑफ़र करता है। सो वी आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द चाइल्ड, और हम बच्चों को कह रहे हैं आप अपनी सिलेक्शन करिए। देखिए प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट एजुकेशन के लिए द पेरेंट्स और बच्चे को फ़ीस देनी, कंसिडरेबल फ़ीस देनी है, और एक 5 साल का डिसीजन लेना है कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। सो बड़ा क्लियर पोजीशन है इसकी कि भाई आप खुद सिलेक्शन करिए, ये आपकी मर्ज़ी होनी चाहिए। अगर कॉलेज ऐसा है कि आप नहीं जाना चाहते, आप नहीं जाएंगे।
दैट इज़ द ऑटोमेटेड एडमिशन सिस्टम जो कि ऑन हो जाएगा इमीडिएटली आफ्टर द एमडी कैट। बच्चे अप्लाई करें, मेरिट लिस्ट 1 जनवरी को पहली खुल जाएगी फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस, एंड वो ऑटोमेटिक जो सिस्टम चल रहा है 15 फरवरी को एडमिशंस विल क्लोज डाउन ऑटोमेटिकली। ये है जी। इसके अलावा जो सिलेबस का भी मैंने आपको बता दिया क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अब एक और सवाल जो हमारे पास आया कि जी SAT-2 को आप क्या कर रहे हैं। अगले साल से तो मैं आई कैन कंफर्म टू यू कि एमडी कैट इंशाल्लाह विल बी ऑफर्ड ऑल ओवर, नॉट जस्ट पाकिस्तान बट इंटरनेशनली। वी आर टेकिंग इट आउटसाइड पाकिस्तान ऑल्सो, ताकि बच्चा कहीं भी दुनिया में बैठा हो वो इस एमडी कैट दे सकता है। बट इस साल ऑब्वियसली देयर इज़ नो वे इट कैन बी टेकन इंटरनेशनली। सो इस साल हमने सिर्फ इस साल के लिए एक एक्सेप्शन दी है कि अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट है वो SAT-2 में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स ये तीनों सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स देगा। जो हमने प्रोपोर्शनेट इन सब्जेक्ट्स को दिया एमडी कैट में, उसी प्रोपोर्शन से उसके नंबर्स इक्वेट होंगे और वो एमडी कैट की जगह उसका इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ इस साल के लिए है ये, और कोई नहीं। इसी के साथ एक सवाल उठा कि फॉरेन स्टूडेंट्स को आपने कोटा ख़त्म कर दिया है वगैरह। ये मेरे पास आई थिंक डॉन की खबर है बहुत लंबी चौड़ी कि जी कोटे ख़त्म कर दिए। पहली बात है कोटा होना ही नहीं है। कोटा पब्लिक कॉलेजेस में होता है, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं होता है। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या फेडरल गवर्नमेंट की स्वादीद है, वो अपने रियलिटीज़ को देख के डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो सब्सिडाइज कर रहे हैं फीस को। वो डिसाइड करते हैं कि हमने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में कोई कोटा देना है, हमने सर्टन कैटेगरी का कोटा बनाना है, बट वो उन्होंने बनाना है, उसका पीएमसी से कोई ताल्लुक नहीं। पीएमसी इज़ नॉट इन दैट गेम, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है कोटे से। अब आ जाए फॉरेन कोटा। पुराने वक्तों में फॉरेन कोटा, मैं बड़ी क्लियरली कह रहा हूँ, एक बैकडोर क्रिएट किया गया था नॉन मेरिट बच्चों को डॉलर्स पे करवा के मेरिट वाले बच्चों को हटाने के लिए। ये साफ सीधी बात है। एक बच्चे का मेरिट है 60%, वो जी कोटा सीट है, 10 कोटे सीट दे दिए फॉरेन स्टूडेंट को, $20,000 दे दो, तो वो बच्चा जिसका मेरिट 90% है बट वो गलती से पाकिस्तानी और डॉलर नहीं दे सकता, वो आउट हो जाता है और 60% वाला बच्चा अंदर आ रहा है। दुनिया भर में कहीं भी हायर एजुकेशन में फॉरेन बच्चे को मेरिट पे से हटाया नहीं जाता। अगर मैं आज जाके कैम्ब्रिज मेडिकल स्कूल में अप्लाई करूंगा, मुझे मेरिट के ऊपर ही एडमिशन मिलेगी, मुझे कोई कोटा नहीं मिलेगा। फॉरेन स्टूडेंट की जो सेपरेशन है, डेफिनेशन है, वो इसलिए की गई है फीस के लिए, क्योंकि ये भी अप्लाई करता है दुनिया भर में। दुनिया भर में अगर पाकिस्तानी बच्चा जाएगा इंग्लिस्तान पढ़ने के लिए, उसको इंग्लिस्तान में एज अ फॉरेन स्टूडेंट फीस चार्ज होगी। जो अंग्रेज बच्चा है उसको इंग्लिश एज ए इंग्लिश सिटीजन फीस कम चार्ज होती है। कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में हम ये चीज़ ना करें और यही रखें जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज चीज़ है। हमने हमारे जो बच्चे जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो माँ बाप यहाँ कमाते हैं, दे हैव अ राइट टू बी ट्रीटेड एज पाकिस्तानी सिटीजन्स एंड पे अ फीस बेस्ड ऑन पाकिस्तान रुपीज़ एट द लोअर लेवल। फॉरेन स्टूडेंट्स को भी हमने 2 कैटेगरीज बना दिया, बिकॉज वी हैव अनदर कैटेगरी। एक वो फॉरेन स्टूडेंट है जो प्योरली फॉरेन नेशनल है। सो एक बच्चा है, कनेडियन है, इज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान, वो आ रहा है, ही इज कैटेगरी ए, उसको अ हायर फीस विल बी चार्ज द फॉरेन स्टूडेंट। एक बच्चा है जो पाकिस्तानी या नेशनल नॉन रेजिडेंट है या ड्यूल नेशनल, वो वहां से, या एक्सपैट का बच्चा है, वो वापस आना चाह रहा है, वो कैटेगरी बी है, उसकी फीस कम होगी फ्रॉम अ फॉरेन नेशनल बट सर्टनली हायर देन अ पाकिस्तानी नेशनल। तो फॉरेन कैटेगरी जो बनाई गई है वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ फीस के लिए है, और इस साल ऑफ कोर्स SAT-2 की एक्सेप्शन के लिए है कि जो बच्चे फॉरेन नेशनल्स हैं वो SAT-2 की एक्सेप्शन ले सकते हैं, और कोई वजह नहीं है। इसके अलावा जो एक और बर्निंग इशू हमारे सामने बार बार आ रहा है वो है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का, कि जी बेतहाशा बच्चे हैं जिन्होंने चाइना और किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान और क्यूबा से डिग्रियां ली हुई हैं। NEB पहले होता था एक 3 स्टेप प्रोसेस के, एक बच्चा किसी फॉरेन कॉलेज से आए तो उसको NEB लेनी पड़ती थी। यहाँ पे 3 स्टेप्स का पेपर था, वो लेता था, पास होता था, तो फिर उसको उसकी डिग्री वेरीफाई होती थी, फिर उसका प्रोविजनल लाइसेंस दिया जाता था, हाउस जॉब करता था, तो फिर वो फुल लाइसेंस पे आता था। नए लॉ में ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने कहा जी सिंपल स्ट्रक्चर है, फॉरेन कॉलेज है, आप उसको असेस करवा लीजिए कि ये फॉरेन कॉलेज क्या उन्हीं लेवल्स पे है जो हमारे एजुकेशन है मेडिकल की। अगर वो है
और उसका बच्चा वहाँ से ग्रेजुएटेड है, वेरीफाइड है, आप उसको पाकिस्तान में प्रोविजनल लाइसेंस दे दीजिए, हाउस जॉब करें, और जब हाउस जॉब ख़त्म कर ले, जस्ट लाइक एवरी अदर पाकिस्तानी स्टूडेंट, MBBS और BDS ग्रेजुएट, वो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दे दे। नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम अगर पास कर लेता है उसको आप फुल लाइसेंसिंग। तो ये एक्चुअली ज़्यादा सिंपल, क्लीन, ट्रांसपेरेंट पाथवे क्रिएट कर दिया गया। फॉरेन कॉलेजेस जितने हैं उनकी असेसमेंट्स हमने शुरू कर दी, उसका क्राइटेरिया भी हम डिक्लेयर कर चुके हैं। सबसे फंडामेंटल क्राइटेरिया हमारे जहन में एक बड़ा सिंपल है, अगर एक कॉलेज है किर्गिस्तान में और उसका ग्रेजुएट किर्गिस्तान में लाइसेंस नहीं हो रहा तो पाकिस्तान में क्यों हो? सिंपल सी बात है। जिन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज दुनिया में कहीं भी हैं उनका ग्रेजुएट उस मुल्क में लाइसेंस हो सकता है, सर आंखों पे वी आर विलिंग टू ब्रिंग देम इन हियर। मगर अगर एक बच्चा एक ऐसे कॉलेज चला गया है जहां पे उसके उसी मुल्क की अथॉरिटी उसको लाइसेंस नहीं करने को तैयार, उसकी MBBS को नहीं रिकग्नाइज करती लाइसेंसिंग के लिए, तो हमारी समझ से बाहर है कि हम पाकिस्तान में फिर क्यों ये दरवाजे खोलें। हमारा रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है पाकिस्तान में, हमें क्वालिटी डॉक्टर्स चाहिए। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमें डॉक्टर्स ने ट्रीट करना एक दिन करना है। वी नीड टू इंश्योर कि हमारे पास डॉक्टर्स क्वालिटी के हों। हमें बैकडोर्स बंद करने हैं, मेरिट पे आना है, और हमें ये चेक करना है। हम किसी को रोकना नहीं चाह रहे। यहाँ तो पुराने कानून के तहत तो एक और मसला था, हमारे बहुत अच्छे अच्छे पाकिस्तानी डॉक्टर्स, सीनियर कंसल्टेंट्स 20-20 साल से अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, उनको पाकिस्तान में फुल लाइसेंस नहीं दिया जाता था। उनको कहा जाता था अप्लाई करें और एक कमेटी के सामने आके खड़े हों और जस्टिफाई करें कि आप जॉन हॉपकिंस में प्रोफेसर कैसे हैं। हमने कहा नहीं भाई, हम कानूनन ये देखेंगे कि अगर अमेरिका के सिस्टम को, लाइसेंसिंग सिस्टम को हम रिकग्नाइज करते हैं, आप वहाँ लाइसेंस्ड हैं, हम आपको अलाउ कर देंगे पाकिस्तान में। सो द सिस्टम हैज़ बीन क्लीन्ड आउट। आई नो कि बहुत सारे शोर मचा, किर्गिस्तान को हमने ब्लैक लिस्ट किया, दैट्स इंटरिम, दैट्स नॉट परमानेंट। मगर ब्लैक लिस्ट इसलिए किया ताकि बच्चों को पता हो, एडमिशन ना ले लें। हमारे पास रिपोर्ट्स आई फ्रॉम द पाकिस्तानी एम्बेसडर टू किर्गिस्तान, कैटेगोरिकल रिपोर्ट्स, फैक्चुअल रिपोर्ट्स हैं। वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। वहाँ कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे एक कॉलेज में 10,000 मेडिकल स्टूडेंट है, जिसका मतलब है एक साल में 2,000 स्टूडेंट, जिसका मतलब है उसका टीचिंग हॉस्पिटल में एटलीस्ट 8,000 बेड होने चाहिए। दुनिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसके 8,000 बेड। सो इट इज़ वेरी क्लियर टू आवर माइंड्स कि वहाँ पे गड़बड़ है। हमने ब्लैक लिस्ट किया है बच्चों की खातिर के बच्चे जाके अभी एडमिशन ना ले लें। वहाँ पर असेसमेंट शुरू हो चुकी हैं, आई थिंक एक 4 से 6 हफ्ते के अंदर असेसमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी, और उसके बाद हम लाइसेंसेज इशू कर देंगे जहाँ पे क्लियर हो जाए उनकी वेरिफिकेशन। जहाँ पे क्लियर नहीं होगी वो अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव अ चॉइस, मगर उनके पास भी एक पाथवे है, वो वापस उस मुल्क में चले जाएं, वहाँ से लाइसेंस ले लें और उसकी बेसिस पे आ जाएं वापस पाकिस्तान। वी विल देन स्टार्ट रिकग्नाइजिंग देम। सो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, और ये भी मैं आपको बता दूँ बहुत सारे बच्चे हैं NEB 1 NEB 2 जिन्होंने किया या नहीं किया, वो शोर मचा रहे हैं। मेजॉरिटी वो बच्चे हैं जो फेल हुए हुए हैं NEB 1 2 में। तो जो बच्चे NEB को फेल किए हुए अभी बैठे हैं, उनके लिए तो ये पाथवे ज़्यादा सिंपल कि भाई आपका कॉलेज रिकग्नाइज हो जाए, आप आए NLE दे। लास्टली नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, इसके ऊपर भी बहुत शोर मचता है कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है। देखिए, लेट मी मेक इट क्लियर, और ये मैं डॉन आजकल मेरा फेवरेट अखबार बना हुआ है बिकॉज वो सबसे ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उन्होंने ये लिखा अपने एक अखबार के उसमें आर्टिकल में कि जनाब ये जो आप नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के साथ कर रहे हैं ये आप बच्चे को, आप एजुकेशनल, PMC का काम है एजुकेशनल रेगुलेटर बने। ये NLE का क्या मसला है? पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एजुकेशनल रेगुलेटर नहीं है, इट्स द लाइसेंसिंग रेगुलेटर। इसका काम है टू इंश्योर कि जो डॉक्टर जिसको हम सफ़ेद कोट पहनने की इजाज़त दें और पेशेंट्स को छूने की इजाज़त दें, वो प्रॉपरली लाइसेंस्ड हो, ताकि आप सब और हम सब जब भी किसी अस्पताल में जाएं, वहाँ एक डॉक्टर खड़ा है, हमें ये एश्योरेंस हो कि ये डॉक्टर प्रॉपरली क्वालिफाइड है, शक शुबा ख़त्म हो जाए। वी आर दी लाइसेंसिंग रेगुलेटर। लाइसेंसिंग रेगुलेटर के ज़िम्मे हमारे एक काम लगा है, और वो कई चीज़ों में होता है कि उस MBBS की डिग्री वगैरह के लिए जो एकेडमिक करिकुलम है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को चाहिए, वो एकेडमिक बोर्ड डिफाइन कर देगा। मगर उसको इम्प्लीमेंट किसने करना है? वो यूनिवर्सिटियों ने करना है और HEC ने करना है। एजुकेशनल रेगुलेटर यूनिवर्सिटी और HEC होते हैं,
वो हमारे कानून में पहले से थे, पहले दिन से थे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का ये काम नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का सबसे बड़ा फोकस नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है। उस दिन एक डॉक्टर साहब ने मुझे कन्फ्रंट किया और कहा कि जी ये बड़ी ज़्यादती है, आप लोगों को यकीन नहीं है कि आपकी अपनी एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो मैंने उनको एक बड़ा सिंपल जवाब दिया कि जी पिछले साल हमारा एक वो इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने बाहुकुम वकीलों पे जो उनका पेशा है लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि जी बार काउंसिल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम ले, अब रेगुलेटर है, ये LLB जहाँ मर्जी से आप कर लें, लाइसेंस का एग्ज़ाम लें, परखें पहले कि ये आदमी इस प्रोफेशन में आ सकता है, इस काबिल है कि नहीं। सो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरी चीज़, पाकिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिग्नेटरी ऑफ अ मच लार्जर इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसके तहत बाई 2023 अ लॉट ऑफ हेल्थ रिफॉर्म्स इन आर एजुकेशनल सेक्टर्स हैव टू कम इन, दैट विल रिक्वायर अ लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर। सो ये इस वजह से इस कानून में डाला गया है। सो NLE इंशाल्लाह अगले साल से शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लली साल में 2, 3, 4 बार ऑफर किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को कोई मसला ना आए। ये है जी। एक वो सर आपने बात की मेरिट की और ट्रांसपेरेंट की, क्योंकि देयर आर सम प्रोसीजर्स सर। आप नम्स की बात करते हैं तो नम्स के लास्ट टाइम जो है पेपर लीक हुए थे, आपके पास मामला आया और आपने उस पर अपना रिजर्वेशन भी शो की और आपने उस पर पूछा भी उनसे। लेकिन अब जो है वो नम्स को आप दे रहे हैं सारे पेपर के, वो अपने पेपर तैयार करें, देन वो आपके पास लाए, तो क्या गारंटी है कि नम्स के पेपर इस दफ़ा लीक नहीं होंगे? नंबर 2, आप आगा खान को, नम्स को और बाकी दानों को तो अलाउ कर रहे हैं कि उनका एक क्राइटेरिया बना हुआ है एडमिशन का और वो एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे आपने कहा कि जो पब्लिक कॉलेज हैं उनके ओनर्स हैं गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसी तरह जो बाकी कॉलेज हैं उनका सर क्या कसूर है कि वो अपने जो है वो एडमिशन नहीं कर सकते, वो क्राइटेरिया 1 साल बाद देंगे, देन दे कैन डू दैट। क्योंकि आप देखें जहाँ पर लॉ की डिग्री होती है, बाकी डिग्रीज होती हैं, वहाँ पे जो रूट्स है, डिकन हाउस है, बाकी चीज़ें हैं, वो तो अपने फीसेज अपनी जो चीज़ें हैं कि डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी प्राइवेट कॉलेज हैं जिनके अरबों पे सेक्टर हैं, आप उन्हें जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि अभी मेरे इल्म में आया है कि कल जो है लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि प्राइवेट कॉलेज अपने एडमिशन कर सकते हैं। तो पहली चीज़, आपने नम्स का इशू किया, लीकेज उनके पेपर, मैं ओके जी, पहले मैं एक सवाल बोलूँ, जहाँ तक नम्स का ताल्लुक, जो आपने मुझे कहा नम्स का पेपर लीक है नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने आपको इसीलिए पहले ही समझा दिया था कि 3 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं एग्ज़ाम के, और कौन सा कंपोनेंट हमने अपने कंट्रोल में रखा है, वो सीक्रेसी है, वो उसकी सिक्योरिटी है, नम्स की नहीं है, हम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो पहले तो ये आपके सवाल का जवाब है, सिक्योरिटी हमारे कंट्रोल में। आपका जो बीच में उसके साथ कनेक्टेड सवाल है कि नम्स के पेपर के ऊपर बच्चों का, वो नम्स का एंट्री टेस्ट है, अगर बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो नम्स के पास जाके कर सकते हैं, कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं फिर क्लैरिफाई कर रहा हूँ, नम्स के एंट्री टेस्ट का PMC के MD कैट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो एक ही पेपर है, ना वो एक टॉपिक्स हैं उनका, बल्कि उनके आप सिलेबस, वो टॉपिक सिलेबस निकाल लीजिए, उनके टॉपिक्स हमारे MD कैट से बहुत ज़्यादा हैं। वो नम्स का एक एडिशनल एंट्री टेस्ट है MD कैट के ऊपर। उनका भी कोई बच्चा बाय द वे नम्स में दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो MD कैट पास नहीं करेगा, ये मैं बात क्लियर कर दूँ। ना कोई बच्चा आगा खान में एडमिट हो सकता है जब तक वो MD कैट नहीं पास करेगा, ये बात आप लोग सब क्लियर हो जाए। कम किए जाएंगे नहीं जी, देखिए MD कैट को नंबर 1 कानून कह रहा है MD कैट हर बच्चे को लेना जरूरी है। MD कैट के बगैर ना आप एडमिशन करेंगे ना आपको लाइसेंस मिलेगा 5 साल के बाद। सो MD कैट तो हर बच्चा, आगा खान चला जाए, नम चला जाए, जहां मर्जी चला जाए, उसको MD कैट तो देना है। उसकी वेटेज क्या होगी मेरिट में, वो क्रिएट करता है पब्लिक कॉलेजेस, कानून कहता है मिनिमम 50% दें। प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर है कि वो दे हैव टू गिव अ क्राइटेरिया, उन्होंने क्राइटेरिया देना होता है। आगा खान का जैसे आपको पता है उसका अपना भी एक एंट्री टेस्ट होता है, उसका अपना एक इंटरव्यू भी होता है, उनके बहुत इलैबोरेट प्रोग्राम है, तो वो उसके अपनी वेटेजेस वो खुद अनाउंस करेंगे, वो करेंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक मैं उनका दूसरे सवाल का जवाब दे दूँ, आपका एक दूसरा सवाल भी तो था। मैं पब्लिक सेक्टर तो जी प्रोविंसेस की डोमेन है, वो करेंगे, वो मैं नहीं कर सकता।
प्राइवेट सेक्टर में जो आपने कल हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र किया, मैं ऑर्डर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑर्डर उन्होंने ये किया है, एक कॉलेज है अबवा, वो गए थे, उन्होंने कहा कि जी कानून में ये लिखा है। हाई कोर्ट ने कोई फाइनल फैसला नहीं किया है, उन्होंने एक इंटरम फैसला किया है। उन्होंने कहा जब तक हम पिटिशन फैसला करेंगे सुन के, इंटरम में, और ये बड़े क्लियर मैं आपको लफ्ज़ बता देता हूँ इस्तेमाल हुए, प्रोविजनली एट देयर ओन रिस्क, कि ये अबवा कॉलेज अपनी एडमिशन्स भी कैरी आउट कर सकता है। और उसमें यह भी कह दिया कि आप जो एडमिशन्स करेंगे उनको फाइनलाइज नहीं करेंगे जब तक हम पिटिशन का फैसला नहीं करेंगे। ठीक है जी। सो देयर इज़ नो फाइनल ऑर्डर, सारे कॉलेजेस के लिए नहीं है, एक कॉलेज के लिए किया गया है। ये भी आप, आई होप दैट इज़ क्लियर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिंपल बात यह है कि एडमिशन्स मैंने आपको बता दिया हम किस तरह करने जा रहे हैं। क्राइटेरिया का आपने सवाल पूछा कि जो उनकी क्या गलती है, कोई गलती का इशू नहीं है इसके अंदर। मेरा इंटरेस्ट बच्चे हैं, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं। मैं अगर बच्चों को कह रहा हूँ ये 85 कॉलेजेस हैं, इनका कोई क्राइटेरिया तुम्हारे पास डिफाइंड नहीं है कि तुम्हें इनका इंटरव्यू देना पड़ेगा। कल एक कॉलेज आके कहे जी मैं इंटरव्यू दूंगा, आगा खान का तो हर बच्चे को 3 साल से पता है कि इंटरव्यू देना है। सर नो, देयर इज़ नो क्राइटेरियाज। सर प्लीज़ देखिए, बात सुनिए, आई नो माई फैक्ट्स, ठीक है। हाँ, कितने साल से सेंट्रल इंडक्शन हो रही है, किसी कॉलेज, कोई कॉलेज का क्राइटेरिया नहीं होता। सेंट्रल इंडक्शन का ये होता था कि पीएमडीसी डिसाइड करती थी किस बच्चे को किस कॉलेज में डालेगी और अपग्रेड कैसे करेगी। नो कॉलेज हैज़ अनाउंस्ड एनी क्राइटेरिया। अगर होता तो वो दिखा सकते थे। 2 दिन पहले बनाया हुआ क्राइटेरिया 1 साल पहले वाला क्राइटेरिया नहीं होता। आप जब बच्चे को कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए जाके खर्च करो साल का, 50-60 लाख रुपए का बजट बनाओ 5 साल का, तो उस बच्चे का हक है कि उसको ये पता हो वो कौन सा कॉलेज है, वो क्या ऑफर करेगा, उसका क्राइटेरिया क्या है, मैं क्या वहाँ से लूँगा, ये उसका हक है। वी आर गारंटिंग दैट राइट नाउ। दूसरी चीज़ है अगले साल, ये इस साल के लिए है सिर्फ, अगले साल ये जनवरी फरवरी में ये सारे कॉलेजेस को हमने लिख दिया हुआ है कि आप अपने क्राइटेरियाज अनाउंस कर दीजिए। वी विल मेक इट पब्लिक टू ऑल द स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, ताकि हर बच्चे को पता हो उसने इस कॉलेज के लिए टारगेट करना है, उस कॉलेज के लिए एम करना है, वो उस क्राइटेरिया के ऊपर काम करना शुरू कर दे। ये है जी। बताइएगा कि कितने मेडिकल कॉलेजेस की सीटें बढ़ाई गई हैं और क्या आपका एक्ट वो सीटें बढ़ाने की इजाज़त देता है? और दूसरा ये बताइएगा कि जो पीएमडीसी के मुलाजमीन हैं जो रिटायर हो चुके हैं, क्या उनकी पेंशन खत्म की जा रही है? अब पहला सवाल, कॉलेजेस की कोई सीट हमने उस तरह से नहीं बढ़ाई। 2 कॉलेजेस हैं सिर्फ, CMS मुल्तान जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है फॉर इन्हांसमेंट ऑफ 50 सीट्स बहुत पहले से। 2019 में आपको याद होगा नेशनल इंस्पेक्शन हुई थी, इनकी इंस्पेक्शन के वक्त ये दरख्वास्त आई हुई थी, इनकी इंस्पेक्शन हुई थी इस बेसिस पे कि इनकी इन्हांस सीट हो गई। उसके बाद ये PMC PMDC PMC के मामले में वो रह गई थी, मगर दे हैड क्वालिफाइड एट A+ ग्रेड। तो वो सिर्फ जो, बिकॉज आप कानून पढ़ लीजिए, पुराने फैसले भी सेव्ड हैं, उसको हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट कर दिया है कि उनको 50 सीट की इजाज़त दी है। दूसरा है पेशावर में, पेशावर मेडिकल कॉलेज, आई थिंक मेरे ख्याल में यही नाम है उसका, इनके हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, जिन्होंने इनकी दरख्वास्त थी अगेन इन्हांसमेंट की, उस पर ये 2 दफ़ा इंस्पेक्ट हुए थे, हमने रिकॉर्ड निकाल के चेक किया है, ये पास हुए थे इंस्पेक्शन पे। मगर जो भी वजूहत है मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, हाई कोर्ट ये चले गए, हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर किया कि इनको 50 सीटें और एडमिट करने दें। वो 2 साल से कर रहे हैं, वो 2 साल से कर रहे हैं। हमने उसमें सिर्फ ये कहा है कि जी ये क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये कर रहे हैं, और ये उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं, वो हमने HEC को भेज दी हैं कि आप लोग इनको री इंस्पेक्ट करके वेरीफाई करेंगे, ये कंफर्म हो जाएगी। वरना तो वो तो हाई कोर्ट का ऑर्डर, और किसी को हमने किसी की इन्हांसमेंट सीट नहीं की है, किसी ने करनी है, अब वो अप्लाई करेगा यूनिवर्सिटी के थ्रू, HEC जाके उनको इंस्पेक्ट करेगा, अगर वो फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया वो इन्हांस कर सकते हैं। मैं पेंशन्स, ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर फिर वही शुरू होगा मामला। पेंशन, कोई पेंशन पर कानून में पेंशन देने के लिए पेंशन फंड बनाया जाता है, उसका पूरे लवाजमात हैं, वो पूरा बनना होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके ट्रस्टीज़ होते हैं। PMDC में कभी पेंशन फंड बना ही नहीं, ना इजाज़त थी PMDC के कानून में पेंशन फंड बनने की। ग्रेचुटी हो सकती थी, पेंशन हो ही नहीं सकती थी। मुझे पता है कि बहुत लोगों को पेंशन देते रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो गैर कानूनी था। तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ अस डूइंग एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। नंबर 2, इस कानून के तहत जो भी PMDC के थे मामलात वो ख़त्म हो चुके हैं। उनके सारे मुलाजमीन जो PMDC में उस दिन थे, अगले दिन वो PMC के मुलाजिम हैं, मगर कानून के तहत वो PMC के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हैं। तो ये है। सर मेरा सवाल ये है कि आपने ये कहा
टॉपिक्स जो है वो सेम है और पूरे कॉमन है, एक जैसा इम्तिहान लिया जाएगा। और होता तो यूँ है कि जब इम्तिहान लिया जाता है फिर उसके बाद कोई इशू होता है तो बोर्ड में भी जो है कई बहुत असर लग जाता है कि बच्चे को किसी ने कंप्लेन की है या आपका कि ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होगा इस हवाले से? मैंने आपको अर्ज किया, एग्जामिनेशन रिव्यू कमेटी बना दी गई, दे विल बी सिटिंग लाइव हेयर एट पीएमसी, हमारे दफ्तरों में बैठे होंगे। हर एग्जामिनेशन सेंटर में एक ऑब्जेक्शन शीट पड़ी है, कोई बच्चा इम्तिहान पर ख़त्म करे, सवाल का नंबर लिख दे, 23 सवाल, ये मेरा मुल्तान बोर्ड है, इसके आउट है, वो वहाँ से इमीडिएटली ट्रांसमिट होगा यहाँ पे। हमारे पास सारे करिकुलम्स मौजूद हैं, सारे सिलेबसेस मौजूद हैं हर बोर्ड के, फौरी वेरीफाई होगा। अगर वो से आउट है इट बी वेरीफाइड और वो डिलीट कर दिया जाएगा। सिंपल। हर स्टूडेंट के लिए डिलीट कर दिया जाएगा। जब पेपर में ये स्टैंडर्ड है, जब पेपर में से एक सवाल डिलीट किया जाता है तो पूरे हर स्टूडेंट के लिए डिलीट हो जाता है। नो स्टूडेंट गेट्स अ पॉजिटिव मार्क और अ नेगेटिव मार्क। एक करके मैं चल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपकी तभी आ रहा हूँ, वो एक साथ पीछे पहले से आ मैं आपका जवाब भी दे देता हूं। मैंने ईटा को भी लेटर भेज दिया है। आज सुबह मैंने कोई 4 बच्चों को जवाब खुद दिया है ईमेल पे। ईटा को अगर किसी ने फीस दी है तो ईटा के एंट्री टेस्ट के लिए दी है, 3000 आई बिलीव दी हुई है उन्होंने, वो ईटा को रिफंड करनी है। पीएमसी कैसे रिफंड कर सकता है, ना हमने वो फीस ली है, तो ये उनको दे दिया। आई एम नॉट अवेयर। अच्छा, आपने डिसॉल्व करने का फैसला कर लिया? एक एक करके अगर सवाल के जवाब में देता तो मैं भूल जाऊंगा, मेरी याददाश्त बड़ी ख़राब है, ठीक है ना। पहला आपका सवाल, उनके खदशात का क्या है, मुझे नहीं पता, वो खदशात मुझे बता दें, आएँ, हमारा दरवाज़ा खुला है, वी विल एड्रेस इट, कोई मसला नहीं है। अभी आप वाईडीए की बात कर रहे हैं, पिछली काउंसिल मीटिंग में हमने एक फ़ैसला किया, हमने एक स्पेशल कमेटी बनाई है फॉर अ मेजर इशू विच इज़ के जो आपके रेजिडेंट्स होते हैं, जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ होते हैं, उनके वर्किंग आवर्स का इशू है। हमारे पास बेतहाशा कंप्लेंट थी, वी मेड अ कमेटी, हमने सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वाईडीएस, आपकी पीएमए, सबको, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स को इन्वाइट कर रहे हैं कि आइए ये फैसला करिए कि बच्चों के वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, ठीक है ना। सो हमें कोई खदशात का तो नहीं, हमें कोई लिख के देगा, हम कर लेंगे। दूसरा सवाल आपने पूछा कि जी वकील का क्या काम है। वेल अपेरेंटली पिछले 2 जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं, 3 में से वो गलती से वकील थे, ठीक है। मेरी यार सुन लीजिए, मैं एक सेकंड आपको बता, इंग्लिस्तान में जनरल मेडिकल कमीशन है, वहाँ पे काउंसिल जो उनकी अथॉरिटी है, आज उसका ज़रा आप जाके वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, द हेड ऑफ दैट इज़ नॉट अ डॉक्टर, और मैं हेड नहीं हूँ पीएमसी का, मैं हेड नहीं हूँ। पीएमसी के काउंसिल है, 9 लोग हैं, ठीक है, उसमें 3 लोग सिर्फ ऐसे हैं जो नॉन डॉक्टर्स हैं, बकिया सब डॉक्टर्स हैं, ठीक। मैं अब आपको बता देता हूँ लाइसेंसिंग रेगुलेटर में क्यों आपको चाहिए नॉन प्रोफेशनल उस प्रोफेशन से। स्टेक होल्डर कौन है लाइसेंसिंग ऑफ डॉक्टर्स में? सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? मैं और आप, क्योंकि हम दोनों को डॉक्टरों ने ट्रीट करना है। जब आपने रेगुलेशन करनी है उसकी, तो आपको विजिबिलिटी देनी होती है स्टेक होल्डर को, ठीक है। ये दुनिया भर में, जीएमसी में तो इट्स 50% डॉक्टर्स, 50% नॉन डॉक्टर्स, और ये दुनिया भर के रेगुलेटर्स में है। आप मेरे कानून की बात कर रहे हैं, इंग्लिस्तान में जो रेगुलेटरी बॉडी है वकीलों की, आपकी इतला के लिए, उसके ऊपर भी हाफ नॉन लॉयर्स हैं, हाफ लॉयर्स हैं। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। यू आर इम्प्रूविंग योर सिस्टम्स। किसी इंप्रूवमेंट को समझने के लिए थोड़ा से आगे पीछे देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी क्यों किया गया है। मेरे ख्याल में किसी को ये खदशा होना नहीं चाहिए। दूसरा, पीएमडीसी का जरा कानून उठा के देखिए, तो पहले दिन से 1962 से उसकी काउंसिल में एक वकील है, तो फिर ये कौन सी नई छूबे की बात हो गई? अब सिर्फ क्योंकि मैं वकील हूं तो एक प्रॉब्लम है, बट ये वकील तो ये भी खुलेआम कहता है कि पाकिस्तान बार काउंसिल में नॉन लॉयर्स होने चाहिए। ये भी मुझे आप कोट कर लीजिए आगे। ये आपके सवाल हो गया जी, एक एक करके मैं सब पे आ जाऊंगा।
एकेडमिक बोर्ड के अंदर जी देखिए, काउंसिल इज जस्ट द पॉलिसी मेकिंग बॉडी। एकेडमिक बोर्ड यही तो इस सारे सिस्टम को अगर आप समझिएगा तो देखिएगा, काउंसिल 9 लोग हैं, सिर्फ पॉलिसी बना रहे हैं। एकेडमिक बोर्ड में 20 लोग हैं, वो सब डॉक्टर्स हैं। और एक सेकंड जी मैं अर्ज कर दूं, सुन लें पूरी बात जवाब। एकेडमिक बोर्ड में हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, उनके नॉमिनीज आ रहे हैं, क्योंकि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स उन्होंने बनाने हैं, करिकुलम्स उन्होंने बनाने हैं, असल जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स हैं वो कर रहे हैं, तो वो आके वो बनाएंगे और हर प्रोविंस उसमें शामिल है। जो वो बनाएंगे, हमारा काम है उसके ऊपर पॉलिसी हम बना लें। जी एक पीछे मैं आ रहा हूँ। मेरी सिस्टर 2 थी, एक का इंतकाल हो चुका है और एक इंग्लिस्तान में काम करती हैं, वो डॉक्टर नहीं है ना डिजिटल हैं, तो आप कौन सी सिस्टर की बात करें मेरी? प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट। आई हैव 2 sisters, one is dead, she died in 2003, उनका नाम है हिमा फातिमा रज़ा। दूसरी मेरी बहन इंग्लिस्तान में काम करती है, उनका नाम है अंजना ज़ीवर रज़ा। और बताइए जी। जी सौरत थोड़ी सी एक अब्जॉर्ब कानून है, अब्जॉर्ब जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं उसके ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज रखे हैं जो पहले सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट पे उनसे कम ग्रेड पे काम करते थे। मिसाल के तौर पर सेफ्टी की मिसाल सामने है, शायद वो कॉन्ट्रैक्ट पे ग्रेड 17 में थी और यहाँ पे 19-20 में काम। चलिए मैं आपको जवाब दे देता हूँ। इवन तो इसका अब एक एक करके तक मैं जवाब भी, मुझे तो भूल जाएगा आपका पहला सवाल क्या था। वो क्या था पहला सवाल आपका? रैंकिंग। मेडिकल कॉलेजेस की रैंकिंग का क्या, मुझे नहीं समझ आई कि वो सवाल क्या है। कोई फैसला नहीं है जी, बेसिकली है 2019 में एक इंस्पेक्शन पीएमडीसी ने की थी नेशनल लेवल के ऊपर, जो उनकी रिजल्ट्स आए थे हमने एचईसी को भेज दिए हैं और एचईसी को हमने कहा, वो रेगुलेटर है, हमने उनसे कहा कि जी ये रिजल्ट्स हैं, आप अगर इसको पब्लिक करना चाहते हैं, छापना चाहते हैं, जिस तरह से डिक्लेयर करना चाहें, रैंकिंग इज गोइंग टू बी अंडर एचईसी लॉज। और बाय द वे एचईसी ये सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को रैंक वैसे ही करता है। अब आपका सवाल आ गया है कौन से एम्प्लॉयज़, सब एम्प्लॉयज़ ऑब्जॉर्व हुए हैं। मेरे पास नंबर इस वक्त ज़बानी याद नहीं है, 200 से ऊपर है, मगर हर एम्प्लॉई एज पर लॉ ऑब्जॉर्व हुआ है, इसमें तो कोई इशू नहीं। मैं नहीं जी, सॉरी, आई एम सॉरी, गलत आपको इन्फॉर्मेशन है। कोई एम्प्लॉई फायर नहीं हुआ, सब एम्प्लॉई ऑब्जॉर्व हुए हैं, सबको तनख्वाह मिल रही है, तो ये तो गलत बयानी मेरे जी। आप किसी की तनख्वाह मैं अभी आपको बता देता हूँ, तनख्वाह तो फिक्स करनी है पीएमसी ने। पीएमडीसी की जो तनख्वाहें थी, वी आर नॉट बाउंड बाय दैट। कानून पढ़ लें, क्लियर लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशंस हमने फिक्स करनी है। हमने 2 महीने के लिए, जब तक वो नई सर्विस रेगुलेशंस बन के उनकी पूरी तनख्वाहें स्ट्रक्चर नहीं होती हैं एज पर द न्यू डिपार्टमेंट्स, हमने कहा है कि आपकी जो पुरानी तनख्वाहें वो चल रही हैं, मां सिवाय एक अमाउंट के, वो है एक हेल्थ अलाउंस दिया जाता था इक्वल टू द बेसिक पे टू एवरी एम्प्लॉई। इसके ऊपर ऑडिटर जनरल के 4 साल से ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं कि ये इलीगल है और इसको रिकवर किया जाए। हमने सिर्फ ये कहा है कि अभी पेमेंट नहीं होगी, इसको प्रोविजन में रखिए, पहले ऑडिटर जनरल की ऑब्जेक्शन को डील करिए। अगर ये लीगल था विल पे इट, अगर नहीं था वी कांट मेक एन इलीगल पेमेंट। आपका अब आखिरी सवाल ये था कि मैं, अब देखिए सवाल आपके उसी तरह से चलते रहे। आपका आखिरी सवाल ये था कि हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज़ रख दिए, कानून में उन्होंने हमें, मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उसी का जवाब देने वाला हूँ। पहली बात है, कोई रेगुलर और नॉन रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है पीएमडीसी के। उसमें अगर आप फिर कानून पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि सारे एम्प्लॉयज़ पहले दिन उठ के पीएमसी के एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, ना उनकी कोई डेजिग्नेशन रहती है, ना उनकी कोई स्टेटस रहता है। दे कम अंडर द न्यू स्टेटस एज पीएमसी एम्प्लॉयज़ ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पीएमसी। तो डेजिग्नेशन वगैरह ख़त्म। मेरी, अब मुझे जवाब दे लीजिए, ख़त्म। नंबर 1। नंबर 2, आप मेरे पास ये भी पावर कानून ने दी है कि 90 दिन के लिए टेम्परेली जहां आपको लोग चाहिए फॉर स्पेसिफिक जॉब्स, वो आप कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रख सकते हैं। मेरी जी अब बात तो ख़त्म कर लेने दीजिए। रख सकते हैं, हमने रखे हैं। आईटी का हमारे पास कोई डायरेक्टर लेवल आदमी नहीं था, हमने रखा है जी। फाइनेंस का हमने कोई नहीं रखा है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। हमने सेक्रेटरी ज़रूर रखी, वो सेक्रेटरी एक ज़माने में पीएमडीसी में ज़रूर मुलाजिमा थी, ठीक है। और मैं आप कह रहे हैं सीनियरिटी जूनियरिटी की बात, पीएमडीसी की पहली बात है सीनियरिटी जूनियरिटी तो इरेलेवेंट हो चुकी, वो ख़त्म हो गई है। वैसे मैं आपको बता दूं, उम्र में और एक्सपीरियंस में वो उन सबसे ज़्यादा सीनियर है, ठीक है। सो एंड शी इज़ ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, शी इज़ नॉट परमानेंट।
अंडर द पीएमसी लॉ अथॉरिटी जो बननी है 7 डिपार्टमेंट्स हैं, 25 डिपार्टमेंट नहीं है जो पीएमडीसी में हुआ करते थे, इसीलिए डेजिग्नेशंस खत्म हो गई। 7 डिपार्टमेंट्स हैं, 7 मेंबर्स होंगे, वो डिपार्टमेंट्स को हेड करेंगे। उन मेंबर्स के नीचे उन डिपार्टमेंट्स में वो लोग होंगे जो वो काम करते हैं, वो इन्हीं में से सिलेक्ट होने वाले हैं। मगर मेंबर्स के लिए एडवर्टाइज हो चुका है, एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, इंटरव्यूज़ अभी होने वाले हैं, सेक्रेटरी के लिए भी एडवर्टाइज हुआ है, वो ट्रांसपेरेंटली सारा कुछ हो जाएगा। जी जी आपने बताया कि पीएमसी का जो काम है, मैंडेट है, वो लाइसेंसिंग रेगुलेशन है, लाइसेंसिंग रेगुलेटर है, लेकिन आप जो इम्तिहान ले रहे हैं वो तो आप एजुकेशन को एक तरह से रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंडेट है, तो वफाक और सूबों से ये किस तरह अपना मैंडेट नहीं जी, इसका वफाक और सूबों से कोई ताल्लुक नहीं है। लाइसेंसिंग रेगुलेटर जो होता है, ठीक, उसका क्या काम है? उसने ये देखना है कि जो आदमी को मैं कल लाइसेंस करूंगा वो प्रॉपर्ली क्वालिफाई हो गया है कि नहीं हो गया। उसके लिए एक एंट्रेंस लेवल पे रुकावट की जाती है और एक एग्जिट लेवल पे रुकावट की जाती है। एंट्रेंस टेस्ट दुनिया भर में रेगुलेटर्स ही लेते हैं, बार काउंसिल भी लेती है, आपकी इंजीनियरिंग काउंसिल भी लेती है, एमडी कैट या हम भी ले रहे हैं। तो इसमें वफाक और सूबों का कोई ताल्लुक नहीं। और ये जो कन्फ्यूजन खड़ी हुई है कि जी सूबों के कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ लीजिए, उसकी लेजिस्लेटिव लिस्ट पढ़ लीजिए। ये अनफॉर्चुनेटली गलती ये हो गई कि वकील को इन्होंने काउंसिल में डाल दिया। कानून में पढ़ ले, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। हायर एजुकेशन इज अ फेडरल सब्जेक्ट। सर आपने कहा कि जो सिलेबस और टॉपिक में आपने कहा कि फ़र्क होता है, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कि वहाँ पर क्योंकि सिलेबस फ़र्क है और अब एमडी कार्ड में एक होगा तो वो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर जावेद अकरम उन्होंने भी कहा कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हमें नहीं हमसे मशवरा किया गया जब सिलेबस तरतीब। आई एम सरप्राइज जावेद अकरम साहब हैज सेड दैट बिकॉज यूएचएस के 2 मेंबर टीम 3 दिन जो कमेटी की मीटिंग हुई सारे प्रोविंसेस को बुलाया, उसमें मौजूद थे। सो इट्स अनफेयर टू से ही वाज नॉट ऑन बोर्ड, यूएचएस वाज सर्टनली देयर। नंबर 1। नंबर 2, फिर मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, सिलेबसेस को चेंज नहीं कर रहे, वो बोर्ड्स के होते हैं, एफएससी के बोर्ड्स के होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, ठीक है जी। टॉपिक्स क्या बेसिक रूल ऑफ थंब है ना, 25 बोर्ड्स हैं आपके एफएससी के, आप सबके सिलेबस देख लीजिए, सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स निकाल लीजिए, जो टॉपिक्स हर सिलेबस में कॉमन है उनको हमने सिर्फ लिया, ऑन बोर्ड लिया। अब आप सबसे ज़्यादा शोर पंजाब के बच्चे मचा रहे हैं इस वक्त। क्यों मचा रहे हैं वो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, खुल के कह देता हूँ। नहीं, वो आई थिंक सिंध के बच्चों को हमने जवाब भी दे दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया है, और जब हमने अभी रिवाइज करिकुलम भी दे दिया, दे हैव रियलाइज व्हाट वी आर सेइंग एंड दे आर ओके। शोर पंजाब से क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको अगर चाहते हैं इस हद तक चाहते हैं, वी आर बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी, आई एम हैप्पी टू डू इट। यूएचएस ने भी एक सिलेबस इशू किया हुआ था अपने एमडी कैट का, सिंध ने भी किया हुआ था, केपी ने भी किया हुआ था। मैं तीनों सिलेबसेस की कंपैरेटिव मेरे पास मौजूद है, आप कहती हैं मैं कल वेबसाइट पे डाल देता हूँ। शर्मिंदगी पंजाब को होगी क्योंकि बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में नियरली 50% जो टॉपिक्स होते हैं बायोलॉजी के एफएससी में, वो तो यूएचएस ने अपने एमडी कैट से उड़ा दिए थे, वो डाल ही नहीं रहे थे। तो यानी पेपर बहुत आसान हो गया था। तो इसका मतलब है पंजाब का बच्चा अपने बायोलॉजी के सिर्फ 50% टॉपिक्स पे जब पेपर देगा, उसके तो 95% मार्क आएंगे। सिंध का बेचारा बच्चा उतना ही काबिल है, उतना ही ज़हीन है, मगर वो पूरे एफएससी के उसके ऊपर दे रहा है, उसके बेचारे के 80 नंबर आ रहे हैं। ये ज्यादती है, ये डिस्क्रिमिनेशन थी। और ये मैंने आपको खत इसीलिए पकड़ा दिया है 2019 में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पंजाब नहीं कह रहा, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, इनके लेटर्स मौजूद हैं कि जी नॉन यूनिफॉर्म टेस्ट हो रहा है, हमारे बच्चों से ज्यादती हो रही है, हमारे बच्चे का मेरिट गिर रहा है। अब बताइए, ये कानून तो और जो हमारे एक्शन है वो तो एक्चुअली सपोर्ट करें सिंध को और बलूचिस्तान को। जी एक सेकंड, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं। ये सब देखिए, बात सुनिए, ये सब गॉसिप और रूमर्स हैं, ठीक है। रोजाना के 700-800 लाइसेंसेस इशू हो रहे हैं डेली एंड दे बीइंग प्रोसेस्ड, और हमारा तो प्रोसेस ये हो गया कि कोई पर्सनली आ भी नहीं सकता, कुरियर कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई। हाँ गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके ज़्यादातर स्टूडेंट्स जॉब करने के बाद बाहर चले जाते हैं। तकरीबन 60% जो डॉक्टर्स हैं वो सारे बाहर हैं। जब एक तरफ इनका स्टैंडर्ड हाई, मेरिट हाई, तो हम पीएमसी से अब क्या लोग कर सकते हैं? मैं मतलब अब मैं सवाल नहीं आपका समझा। अगर एक बच्चा है पब्लिक कॉलेजेस से, तो मगर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो उसको लाइसेंस देना है,
ये तो जो अगर गवर्नमेंट है, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो सब्सिडाइज कर रही है। एक ज़माने में, जहाँ तक मुझे याद है, मेरी जवानी में, अब पता नहीं, बट मेरी जवानी में तो मुझे याद है कि एक था कि अगर आप पब्लिक कॉलेज में जाते थे, गवर्नमेंट आपकी सब्सिडी कर रही थी, तो आपको कुछ सालों के लिए गवर्नमेंट के लिए काम करना पड़ता। बट दैट इज़ अ पॉलिसी द गवर्नमेंट्स हैव टू मेक। पीएमसी का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, हम नहीं बना सकते। थैंक यू वेरी मच। एक अपना नाम से ये पूरा उनके सफर में देना मेरे पहले अली रजा आप लाइव इधर ही आ जाओ।